नमस्कार स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे जो माइकल फैराडे के नियम अपन ने लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके एक दो न्यूमेरिकल्स बच गए हैं, वो करते हैं। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ अपन ने पढ़ी है उसके बेसिस पर हमको कोई भी जो विद्युत अपघटन दिया जाए और अगर उसका विद्युत अपघटन किया जाए तो कैथोड पे और एनोड पे हमें क्या क्या प्राप्त होंगे वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो माइकल फैराडे के जो नियम पढ़े थे, दोनों नियमों पर हमने एक एक डाउट कर ली थी। आइए एक डाउट अपन और करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक प्रॉब्लम दी जाए कि 1 मोल जल के पूर्ण ऑक्सीकरण, 1 मोल जल के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा ज्ञात करो। आवश्यक विद्युत की मात्रा ज्ञात करो, ये आपके पास प्रॉब्लम है। पानी है, उसका हमें क्या करवाना है, पूर्ण ऑक्सीकरण करवाना है और मोल कितना दिया गया हमको, 1 मोल। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी रिएक्शन होगी कैसे। ठीक है, पानी है, पानी का हम ऑक्सीकरण कराएंगे। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये पानी उदासीन है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, टोटल उदासीन होना चाहिए। जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। आप सोचिए पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, हाइड्रोजन पर आएगा या ऑक्सीजन पर आएगा। हमें पता है हाइड्रोजन पर आएगा, तो आइए H पर लगा दिया हमने पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बच गया क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में बाहर निकलती है। किसके रूप में बाहर निकलेगी, O2 के रूप में। अब ये बैलेंस नहीं हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन 4 है तो मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। और अगर ये प्लस का 4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 होने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन से पहले भी 4 लगाना पड़ेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है भाई, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये कितने मोल है, 2 मोल। ठीक है ना, कितने मोल है, 2 मोल है। और यहाँ पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन हैं, 4 मोल इलेक्ट्रॉन है। बात सही है कि नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि 2 मोल पानी के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। बात सही है कि नहीं है। 2 मोल पानी के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा कितनी है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल पानी के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए विद्युत की मात्रा कितनी आवश्यक होगी, ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन ऊपर अपॉन 2 मोल। बोलो होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना। बात ठीक है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो क्या होगा, देखिए अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 96,500 कूलाम होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 1 मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल, ऐसा ही तो होगा। तो इस मोल से ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 4 × 1 मोल इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 × हमें पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 96,500 कूलाम। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 0 0 5 2 10, 1 कैरी 13, 1 कैरी 19, 1,93,000 कूलाम। या मैं इसको यूँ भी कह सकता हूँ, यहाँ से ये 1 फैराडे होता है तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, 2 फैराडे। आंसर क्या आएगा, 2 फैराडे। तो अगर कंप्लीट रिएक्शन, अगर अपन कंप्लीट सॉल्व करें कूलाम के अंदर में तो 1,93,000 कूलाम आ जाएगा। अगर फैराडे में निकालना चाहें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम बराबर में 1 फैराडे होता है, तो 2 × 1 2 फैराडे इसका आंसर आ जाएगा। बात ठीक है कि नहीं है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है
ऐसी प्रॉब्लम में आपको रिएक्शन दी जाती है। अगर रिएक्शन नहीं भी दी जाती है तो आपको ये खुद को आनी चाहिए। हमें पता है, मैं आपको दोबारा समझा दूं इसको, मैं पानी का हमें ऑक्सीकरण करना है तो पानी का ऑक्सीकरण करते हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अब चूंकि पानी यहाँ पर उदासीन है, इस पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर भी जो उत्पाद बनेंगे यहाँ पर भी टोटल आवेश 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज किस पे आएगा? H और O में से प्लस चार्ज किस पे आता है? H पर आता है। H पर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। बात ठीक है कि नहीं है? और बची ऑक्सीजन वो बाहर निकल जाती है O2 के रूप में। अब इसको बैलेंस करना होगा। O2 है तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन 4 है तो मुझे 4 लगाना पड़ेगा। अब ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का भी 4 होना चाहिए। तो हमें साफ समझ में आ रहा है 2 मोल पानी है तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन है। बात ठीक है कि नहीं है? तो 2 मोल पानी के लिए हमें कितने विद्युत की आवश्यकता है? 4 मोल इलेक्ट्रॉन की। तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? ये ऊपर, ये नीचे और इससे गुणा कर देंगे। मोल से मोल कैंसिल, 4 को 2 से कैंसिल कर दो तो 2 आ जाएगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 96,500 कूलाम, मल्टीप्लाई करोगे 1,93,000 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। बात ठीक है? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा सर ये फैराडे क्या होता है? ठीक है ना, ये जो फैराडे है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है। विद्युत की वह मात्रा, हमने क्या किया है? विद्युत की मात्रा, तो विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ पानी है, जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को, जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को या तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित कर सके या वहां से निष्कासित कर सके। आगे बात समझ में? विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक को, ये ध्यान रखना कितना होना चाहिए? 1 ग्राम तुल्यांक होना चाहिए। 1 ग्राम तुल्यांक को या तो निक्षेपित कर दे या वहां से निष्कासित कर दे, वह फैराडे कहलाता है। विद्युत की वह मात्रा क्या कहलाएगी? फैराडे कहलाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। किस पर बेस्ड है ये? विद्युत अपघटन के नियम पर बेस्ड है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े। अब हमें विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य दे दिए जाएं, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि भाई बताओ कि एनोड पर क्या प्राप्त होगा और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलो पहले अपन लेते हैं एग्जाम्पल NaCl लेते हैं। इसका लेते हैं NaCl का विद्युत अपघटन लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे NaCl 2 प्रकार से लेंगे। एक बार तो NaCl संगलित लेंगे। संगलित का मतलब होता है मॉल्टन, मॉल्टन का मतलब है पिघला हुआ NaCl। ठीक है, तो मैं पहले क्या ले रहा हूँ? संगलित NaCl ले रहा हूँ। ठीक है, संगलित NaCl, इसे मॉल्टन NaCl बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? जब NaCl जो गला हुआ है, अगर इसमें आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। हमारे पास एक होता है कैथोड और हमारे पास एक होता है एनोड। ठीक है भाई, कैथोड कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बात ठीक है, तो इस कैथोड पे कौन जाएगा? प्लस वाला, ये Na+ जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? सोडियम। क्या बना देगा? सोडियम। प्लस माइनस आपस में कैंसिल। एनोड पे कौन जाएगा? Cl-। कौन जाएगा? Cl-। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एनोड वो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले के पास कौन जाएगा? नेगेटिव चार्ज वाला जाएगा। तो ये Cl- जो है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और ये Cl2 के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में? Cl2 के। आप ध्यान रखेंगे, एक तो हाइड्रोजन H2 के रूप में निकलती है, नाइट्रोजन N2 के रूप में, O2, F2, Cl2, Br2, I2, ये हमेशा द्विपरमाणविक के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो मुझे बैलेंस करना होगा। यहाँ Cl2 है तो मैं ये हाफ ले लूँ। हाफ Cl2 का मतलब है 1 क्लोरीन का परमाणु हो गया। बात समझ में आ गई ना? NaCl है गला हुआ, जब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो वो धनायन और ऋणायन में टूट जाता है। धनायन कहाँ जाएगा? कैथोड पे। अच्छा, अपन एक बात और जान चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, यानी
विद्युत रासायनिक श्रेणी में अपन जान चुके हैं कि कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। देखो कैथोड पे अपचयन हो रहा है, अपचयन कैसे हो रहा है, Na+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। Cl- क्या करेगा, क्लोराइड आयन जो है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और हाफ Cl2 ग्रुप में बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया संगलित NaCl का विद्युत अपघटन। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी तो हो सकती है, मैं अब की बार क्या ले लूँ, जलीय NaCl ले लूँ। कौन सा ले लूँ, जलीय NaCl। एक्वस मतलब कि नमक को आपने पानी में घोल रखा है, नमक को आपने पानी में घोल रखा है, ठीक है भाई, नमकीन विलयन है। तो वो की वही बात हो जाएगी, ये NaCl है, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये Na+ में और Cl- में टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। लेकिन हमारे पास पानी भी तो है, तो पानी भी टूटेगा, क्या बनाएगा, H+ और OH-। बोलो बनाएगा नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा भाई। पानी का विद्युत अपघटन होगा तो क्या बनेगा, H+ और OH-। क्लियर है। चले हम चलते हैं, सबसे पहले अपन कहाँ चलते हैं, एनोड पर। कहाँ चलते हैं, एनोड। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब सुनिए, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव वाला होता है, इसके पास में कौन आएगा, नेगेटिव वाला, यानी Cl- आएगा और OH- आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यानी ऊपर वाले का ऑक्सीकरण होता है, नीचे वाले का अपचयन होता है। आप याद करें, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में OH आयन नहीं लिखवा रखा है, मैंने आपको हैलोजन तो लिखवाए, मैंने आपको बताया है वहाँ पर आपको कि आयोडीन होता है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, लास्ट में फ्लोरीन होता है। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cl- ऊपर आता है, OH- नीचे आता है। तो इन दोनों में से कौन जाएगा एनोड पर, Cl- जाएगा। आगे बात समझ में, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में ज़्यादा होगी, Cl- में। तो जो ये Cl- है, ठीक है भाई, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और वही क्या बना देगा, Cl2। तो मैं हाफ ले लूँ, ठीक बात है ना। अब अपन चलेंगे कैथोड पर। कैथोड में होता है अपचयन, कैथोड वो कम में क्या होता है, अपचयन। अब देखें अपचयन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Na+ भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और H+ भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे। बात ठीक है कि नहीं है। अब इन दोनों में से दौड़ कौन लगाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा किस में होगी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आएगा। अब याद करिए, लिखवा सरकाना मग अल मंजन कर, लिखवा सरकाना ना तो ऊपर ही आ गया, यानी सोडियम साहब में तो देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है और नीचे कौन है, H+। तो H+, इन दोनों में दौड़ लगेगी, H+ पहले दौड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, हाफ H2 बना देगा, क्योंकि वो H2 के रूप में बाहर निकलेगा तो मैं हाफ लगा दूंगा। तो आप देखिए, जब संगलित NaCl आपने लिया है तब कैथोड पर सोडियम मुक्त हुआ है और एनोड पर क्लोरीन गैस निकली है। लेकिन जब आपने जलीय NaCl लिया है तब एनोड पर तो पहले की भांति क्लोरीन गैस निकली है, लेकिन कैथोड पर इस बार में क्या प्राप्त हुआ है, हाइड्रोजन। देखा, उत्पाद बदल गया ना आपका। यानी जब आपने मोल्टन गला हुआ NaCl लिया है तो कैथोड पे सोडियम मिलता है, और जब आपने जलीय NaCl लिया है तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन मिलती है। ये हम किसके बेस पे डिसाइड कर पाए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेस पे डिसाइड कर पाए। इसलिए वो जो सक्रियता श्रेणी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो हमें याद है तो हम बता सकते हैं कि किसका तो ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा, यानी किसमें तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक है और किसमें अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक है। बात सही है कि नहीं है। तो ये आपको समझ में आया। अपन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला अपन ने NaCl का एग्जाम्पल लिया, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए अब की बार अपन लेते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। अच्छा, कॉपर सल्फेट का अपन कौन सा ले रहे हैं, जलीय विलयन। कौन सा ले रहे हैं, जलीय विलयन, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन दो होती है, एक बार जब इलेक्ट्रोड प्लैटिनम हो, यानी जो अपन सेल बनाएंगे ना
कॉपर सल्फेट को एक पात्र में लेंगे, जो 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे दोनों किसके होंगे, प्लैटिनम के होंगे। बात ठीक है। चलिए, तो कॉपर सल्फेट है, हमें पता है जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या बनेगा, Cu2+ और SO4 बनेगा। अच्छा, पानी भी है, तो पानी का भी तो क्या होगा, विद्युत अपघटन होगा, तो क्या बनेगा H+ और OH-, H+ और OH-। ठीक है भाई। चलिए, तो पहले अपन कहाँ चलें, अपन पहले कैथोड पे चलते हैं। ठीक है, कैथोड पे चले अपन। कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन। कैथोड माइनस का होता है, आएगा कौन, प्लस वाला। प्लस वाले 2 हैं, H+ भी है और कॉपर का आयन भी है। ठीक है भाई, दोनों का ही अपचयन संभव है, लेकिन अब दोनों में से दोनों दौड़ लगाएंगे। पहले कौन पहुंचेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा किस में है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। तो याद करो, लिखवा सरकाना मग अलमंजन कर फेकड़ कोनी संपव हकाओ, H+ ऊपर आता है, Cu2+ नीचे आता है। तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, यानी कॉपर पहले दौड़ लगा जाएगा, Cu2+ पहले दौड़ लगा जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा, कॉपर। ठीक है भाई, H+ रह जाएगा। अब अपन चलते हैं एनोड पर। एनोड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन से हैं, 2, एक तो ये ऋणायन है और एक ये OH- ऋणायन है। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर में दोनों को अपन लिखते हैं। अब आप ध्यान करिए कि हाइड्रोक्साइड आयन सल्फेट आयन से ऊपर आता है। आप ये बात ध्यान कर लीजिए, हमेशा आप ध्यान कर लीजिए कि हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं सल्फेट आयन से ऊपर आते हैं। इसका मतलब जो ऊपर आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, उसमें ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। तो इनमें से दौड़ लगाएंगे तो पहले कौन पहुँचेगा, OH- आयन। चलिए, तो कौन पहुँचेगा, OH- आयन पहुँचेगा। अब मैं ये रिएक्शन आपको बताऊँ तो पहले एक बार आप समझ लीजिए। ठीक है, इधर देखना आप लोग। देखिए, ये OH- आयन है, ध्यान से समझिएगा। एनोड प्लस का होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या बनाएगा, OH। भाई जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकालेगा OH पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। अभी इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये OH बन गया। अच्छा, OH जो होता है ये कोई स्पीशीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अस्थायी स्पीशीज़ है, बहुत ज़्यादा क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कितने OH काम आते हैं, अब 4 OH काम आते हैं। कितने काम आते हैं, 4 OH। अब आप देखना क्या होगा, यहाँ से एक पानी बना और यहाँ से एक पानी बना, क्या बन गया, 2H2O बन गया, और क्या निकल गई, O2। अब मैं इसको ऐड करूँगा, अब ध्यान करना, ये 4 OH है, तो कैंसिल करने के लिए ये 4 OH मुझे यहाँ लेने पड़ेंगे। ये 4 OH कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। माइनस का 4 है तो यहाँ भी माइनस का 4 होना चाहिए। हो गया ना, लो साहब कैंसिल हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो 4 OH- आयन जाएंगे तो 2 पानी बनेगा, 1 O2 बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी यहाँ से देखेंगे एनोड पर कितने जाएंगे, 4 OH-, 2 तो पानी बनेगा, 1 ऑक्सीजन बनेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। बात सही है कि नहीं है। अगर आप इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 कॉपर 2+ ले लो, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे। आपको समझ में आया, बहुत सिंपल है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे, धनायन में ऋणायन में टूटेगा, कॉपर आयन बनेगा, सल्फेट आयन बनेगा, बन जाएगा। ऐसे ही पानी है, उसका भी विद्युत अपघटन होगा, H+ बनेगा, OH- बनेगा, बन गए। हमारे पास 2 प्रकार के धनायन हैं, 2 प्रकार के ऋणायन हैं। हम चलेंगे कैथोड पर। कैथोड पर होता है अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का लेना। इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, नीचे वाला। ठीक है भाई, इन दोनों पर प्लस है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेने की प्रवृत्ति किस में होगी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो ये कॉपर पहले दौड़ लगाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बना देगा। बात सही है। अब चलते हैं एनोड पर। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है। ठीक है भाई, दोनों के पास ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, लेकिन सीरीज में जो ऊपर आएगा वो इलेक्ट्रॉन देगा। आप ये ध्यान कर लीजिए कि हाइड्रोक्साइड आयन सल्फेट आयन से ऊपर आते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किस में ज़्यादा होगी,
OH माइनस में होगी। अब इसको मैंने आपको रफ में बताया है कि कैसे होता है, ठीक है। ये मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको कि कैसे हुआ। बहुत सिंपल है। ये जो OH माइनस आयन है ये गया एनोड पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया OH। अब होता क्या है कि अपन 4 OH काम में लेते हैं। कितने OH? 4 OH। तो एक पानी ये बना, एक पानी ये बना, 2 पानी बन गए और क्या निकल गई, O2। अब बात ये आती है कि सर ये 4 OH कहाँ से आ गए? 4 OH यहाँ से आए। ये 4 OH कहाँ से आए? ये 4 हाइड्रोक्साइड आयन से आए। अगर ये माइनस का 4 है तो यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बस। तो 4 OH से 4 OH कैंसिल हो गए और बाकी को जोड़ दिया। ये रिएक्शन यहाँ पे लिख देनी होती है। कहीं कोई डाउट? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का अपन विद्युत अपघटन करते हैं। जब इलेक्ट्रोड प्लैटिनम होता है तो हमें कैथोड पर कॉपर मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन मिलती है। बात ठीक है। अब केस सेकंड, जब इलेक्ट्रोड कॉपर हो, यानी ध्यान करिए, मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान करिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट करना है ऐसा, ठीक है भाई। तो ये भी ये छड़ भी कॉपर की है और ये भी कॉपर की है, दोनों ही कॉपर की छड़ है, ठीक है भाई। ये भी कॉपर है और ये भी कॉपर है। अब हमें पता है ये प्लस का ये माइनस का, यानी ये जो एनोड है ये एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो एनोड तो मोटा कॉपर है, कैथोड पतला कॉपर है। बात सही है। और सोल्यूशन भी किसका है इसमें, कॉपर सल्फेट का। किसका है, कॉपर सल्फेट। वो भी कैसा है, एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी मिला हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कॉपर सल्फेट की जो चालकता है ना वो कम होती है, पानी में कम डिजोल्व होता है। तो इसको ज़्यादा डिजोल्व करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, दिल H2SO4 यानी डाइल्यूट H2SO4, तनु H2SO4 में कॉपर सल्फेट घोल देते हैं। बात ठीक है ना। तो हमने कुल मिला के क्या लिया, जलीय कॉपर सल्फेट लिया है और 2 इलेक्ट्रोड अपन ने कॉपर के ले लिए हैं। बात सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल है। आइए, तो जब कॉपर के इलेक्ट्रोड लेते हैं ना तो देखो क्या होगा, एनोड। कौन है एनोड? ये कॉपर की छड़ है, ये वाला एनोड है, ये भी कॉपर की छड़ है, ये लेकिन ये कैथोड है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। यानी ये जो कॉपर की छड़ है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बनाता है, Cu2+। यानी इस छड़ से कॉपर आयन कहाँ जाते हैं, सोल्यूशन। बात ठीक है ना। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। फिर अपन चलते हैं कैथोड पर। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन लेना। अब ये जो कॉपर 2+ आयन आए हैं ना ये वापस कहाँ चले जाते हैं, इस छड़ पे चले जाते हैं। यानी ये जो कॉपर 2+ आयन है, ठीक है ना, ये वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बना देता है, कॉपर। क्लियर? अब ऐसा मत करना कि इनको काट दो आपस में, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे। इसमें पता है हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये छड़ धीरे धीरे पतली होती जाएगी, ये छड़ धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। ये तो होता है इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। ये कैसा होता है, प्योर कॉपर। यानी जो शुद्ध तांबे की छड़ होती है वो पतली होती है, अशुद्ध तांबे की छड़ जो होती है वो मोटी होती है। ये चीज़ हम पढ़ेंगे, आपका लेसन नंबर 6 होगा धातु कर्म, मेटलर्जी। उस मेटलर्जी के अंदर में हम ये वाली विधि पढ़ेंगे। हम कॉपर का धातु कर्म करेंगे, यानी हमें कॉपर को शुद्ध करना होगा। हम ज़मीन से जो कॉपर निकालते हैं बेसिकली वहाँ से शुद्ध कॉपर नहीं निकलता, बहुत मोटे मोटे पत्थर निकलते हैं। कॉपर उसमें बहुत ही कम होता है। वो जो पत्थर होते हैं वो कॉपर का अयस्क होता है। हम उसको बारीक पीसते हैं, फिर उसका अपन सांद्रण करते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं। और आखिरी में जाके अपन ये जो अशुद्ध कॉपर की छड़ है इसे शुद्ध करना होता है। तो यहाँ से आयन निकल के सोल्यूशन में जाते हैं और सोल्यूशन से निकल के कहाँ आते हैं, इस छड़ पे आके इकट्ठे होते हैं। यानी क्या हुआ, कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीकरण एनोड पर। ये जो कॉपर आयन सोल्यूशन में निकले थे ये सोल्यूशन से कहाँ चले जाते हैं, इस कॉपर की छड़ पे चले जाते हैं और इसका हो जाता है क्या, अपचयन। 2 इलेक्ट्रॉन ले ली ना तो क्या हो गया, अपचयन। तो धीरे धीरे ये छड़ पतली होती जाएगी और लास्ट में ख़त्म हो जाएगी। ये छड़ मोटी होती जाएगी, ये शुद्ध हो जाएगा। यानी जो अशुद्ध तांबे की छड़ है वो शुद्ध हो जाती है। और जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है ना, वो कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं, इस एनोड के नीचे। इसको अपन बोलते हैं एनोड मड।
एनोड मड बोलते हैं या एनोड अवपंक बोलते हैं। अवपंक, इसमें क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें क्या होती हैं, आपकी अशुद्धियाँ होती हैं। बात समझ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आती है तो हम बता सकते हैं कि किसी पदार्थ का विद्युत अपघटन होने पर हमें एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा। जब जलीय कॉपर सल्फेट लिया है लेकिन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम है तो देखो हमें एनोड पे क्या प्राप्त हुई है, ऑक्सीजन। बात सही है। लेकिन जब अपन ने इलेक्ट्रोड कॉपर का लिया है, ठीक है, तो हमें कैथोड पर केवल कॉपर मिला है, ऑक्सीजन पर हमें एनोड पर ऑक्सीजन हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमें एनोड पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि जो कॉपर आयन आए हैं ना वो सॉल्यूशन में आ गए हैं और सॉल्यूशन से वापस से कहाँ चले गए हैं, कैथोड पे चले गए हैं। यानी जब आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो एनोड पर हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता लेकिन कैथोड पे हमें शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के उपयोग हैं। ठीक है भाई, तो हमें अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद हो गई है, हमें उसके एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, हमें फैराडे की विद्युत अपघटन के जो 2 नियम हैं वो भी याद हो गए हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमें समझ में आ गए हैं और विद्युत अपघटन के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं ये भी हमें समझ में आ गया है। ठीक है भाई, अब इसके आगे का जो लेक्चर है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान करते रहिए। थैंक यू।